Hello students of class 7. Today we are going to start chapter number 5 of your geography part, that is water. बच्चों आज हम आपका चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है वाटर। इसमें हम वाटर के बारे में समझेंगे। What kind of images come to your mind when you think of water? अच्छा, जब आप वाटर के पानी के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में किस टाइप की इमेजेस आती हैं? कि नदियाँ हैं, वाटरफॉल है, बारिश है ना, नल से जो पानी आता है वो है, वही चीज़ें सारी आपके दिमाग में आएगी। तो बच्चों आपको पेपर बोट बनाकर रेन पडल्स जो होते हैं, जो बारिश में जो गड्ढों में पानी भर जाता है, उसमें आपको पेपर बोट बनाकर उसको फ्लोट करवाना अच्छा लगता है ना। तो आपको पता है वो पानी कहाँ जाता है ना। तो अब देखो हम वही चीज़ आगे देखते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉज्ड बाय द सन्स हीट। कि पानी का जो इवापोरेशन होता है, जो वेपर बनकर जो उड़ता है, वो सन की गर्मी की वजह से होता है। वाटर वेपर कंडेंस एंड फॉर्म क्लाउड ऑन कूलिंग। जब वाटर वेपर कंडेंसेस होता है, जब और वो ठंडा होने के बाद में बादल बन जाता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्लीट और स्नो और ऑन द लैंड और सी। तो फिर वो उसके बाद में जब वो ठंडा हो जाता है और बादल बन जाता है, तो फिर बारिश की फॉर्म में, बर्फ की फॉर्म में ज़मीन पर या फिर सी में वो गिरता है। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंस्टेंटली चेंजेस इट्स फॉर्म। कि वो प्रोसेस जिसमें पानी जो है, वाटर जो है, वो अपनी फॉर्म चेंज करता है और वो सर्कुलेट होता है बिटवीन ओशियन और एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में। तो जो दूसरा पूरा प्रोसेस होता है, यानी कि ओशियन, ठीक है, पहले लैंड है, लैंड से ओशियन में गया, ओशियन से एवापोरेट हुआ सन की हीट की वजह से, क्लाउड बना, क्लाउड फिर कूल हुआ, ठंडा होने के बाद में देखो यहाँ पर ये लैंड है, ठीक है, लैंड से बह के पानी ओशियन में और सी में आया, सी में आने के बाद वो इवापोरेट हुआ, इवापोरेट बन के ऊपर उठा, धीरे धीरे जैसे जैसे कंडेंसेस हुआ उसने क्लाउड का रूप बना ले लिया। क्लाउड जब ठंडा हुआ तब धीरे 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 फिर से क्या हुआ, प्रेसिपिटेशन, यानी कि बारिश हुई, ठीक है, फिर से पानी नीचे आया, फिर यहाँ से वापस इधर गया, फिर यहाँ से इधर गया। तो इस तरीके का ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इसको वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है। अवर अर्थ इज लाइक अ टेरेरियम। हमारी अर्थ जो है वो एक टेरेरियम, टेरेरियम यानी कांच का एक पात्र होते हैं, उसको कहते हैं कि एक टेरेरियम की तरह होती है। द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज एगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। कि वही पानी, सालों पहले जो पानी हमारे अर्थ पर था, वही पानी आज भी है। इट माइट बी पॉसिबल दैट द वाटर यूज टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा में हैव फ्लोट डाउन द अमेजन रिवर। तो इसलिए ये पॉसिबल हो सकता है कि हरियाणा में अगर हम किसी खेत में सिंचाई कर रहे हैं, तो वो पानी हो सकता है अमेजन रिवर से आया हो। रिवर, पॉन्ड, स्प्रिंग, ग्लेशियर्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। ये सारे फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। सॉल्टी वाटर इज कंटेंट इन द ओशियन बॉडीज एंड द सीज। अब समुद्रों में और सागरों में जो होता है पानी, वो सॉल्टी वाटर होता है, यानी कि खारा होता है। एज द वाटर ऑफ द ओशियन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व साल्ट देयरफॉर। क्योंकि जो ओशियन का जो वाटर होता है, उसमें बहुत सारा नमक घुला हुआ होता है, जो कि इट इज सलाइन और सॉल्टी, जो कि खारा होता है। मोस्टली द सॉल्ट वी कंज्यूम इज आइदर सोडियम क्लोराइड और द कॉमन टेबल सॉल्ट। और मोस्टली जो सॉल्ट हम खाते हैं वो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कॉमन टेबल सॉल्ट होता है। ये एक वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है। इसमें आप देखो, ये जो ब्लू ब्लू कलर है ये वाटर के लिए, और ये वाला जो कलर है वो ग्रीन कलर जो है वो आपका लैंड के लिए है। तो इसमें जो मेजर जो सीज हैं, लैंड, लेक्स है, रिवर्स है, उन सब के बारे में यहाँ पर उन सभी के नाम दिए हुए हैं, उन सभी के बारे में बताया हुआ। जैसे कि ये अटलांटिक ओशियन, ये इंडियन ओशियन, यहाँ पे साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, ऊपर आर्कटिक ओशियन, ठीक है। उसके बाद में वाइट सी भी दिए हुए हैं, गल्फ ऑफ फिनलैंड, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है, इस टाइप से। और नदियों के नाम भी इसमें दिए हुए हैं। तो आप इसको ऑब्जर्व कीजिएगा ध्यान से। ओके, अब आप देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज के, कैसे वाटर बॉडीज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है। अच्छा, हम सैलिनिटी किसको कहते हैं, पहले आप ये समझ लो। सैलिनिटी वर्ड आपके यहाँ पर बहुत आएगा, इसलिए आप समझ लो कि सैलिनिटी वर्ड किसको कहते हैं। कि द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। कि 1000 ग्राम वाटर है, इस वाटर में जितना सॉल्ट होता है, जितने ग्राम सॉल्ट होता है ना, तो वो क्या होती है एवरेज, उसको क्या कहा जाता है, सैलिनिटी। क्या कहा जाता है, सैलिनिटी। 1000 ग्राम में जितने ग्राम सॉल्ट होगा वो उसकी सैलिनिटी होगी। और जो एवरेज जो सैलिनिटी है वो है
35 पार्ट्स पर 1000। कितनी है? 35। ठीक है। अब आप देखो वाटर बॉडीज का डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज ऑलरेडी नो दैट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। आपको वैसे ही पता है कि अर्थ का जो 3 सरफेस पार्ट है वो पानी से कवर्ड है। वाई डू सो मेनी कंट्रीज हैव द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज? फिर भी क्यों बहुत सारी कंट्रीज में पानी की कमी है? इफ देर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन दिस अर्थ, अगर जमीन से ज्यादा तो हमारी इस अर्थ पर पानी है। कैन वी यूज ऑल द वाटर अवेलेबल टू अस ऑन अर्थ? क्या हम वो जितना भी अर्थ पर पानी है उस सभी को हम यूज करते हैं? तो ऐसा नहीं होता। इसको आप इस डिस्ट्रीब्यूशन से समझ सकते हो। जैसे कि देखो हमारा जो अर्थ है 100% ये दिया हुआ यहाँ पे, इसका 97.3 जो है वो क्या है? सलाइन वाटर है जो ओशियन में है। ठीक है। उसके बाद में जो फ्रेश वाटर है वो सिर्फ 0. वो भी 0 पॉइंट में है, 2% कुछ समथिंग कुछ परसेंट है, जिसमें आप देखो उसमें से भी 2% आइस कैप के रूप में है, फिर 0.68% ग्राउंड वाटर के रूप में, फिर जो लेक्स के रूप में और इनलैंड सीज के रूप में जो है वो आपका 0.009% है। ठीक है। सॉल्ट लेक्स जो है 0.009% है। और एटमॉस्फेयर में जो वेपर के रूप में है वो है आपका 0.0019। एंड देन रिवर्स में जो पानी है वो आपका 0.0001%। अब इतना यानी 2.3% आप मान लो, 2.7% मान लो, 2.71 इतना परसेंट ही फ्रेश वाटर है और 97% आपका सलाइन वाटर है। तो आप इसीलिए बहुत सारे कंट्रीज में पानी की कमी होती है। अच्छा, आप एक सिंपल सी एक्टिविटी करके भी देख सकते हो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है कि एक वेसल लो, उसमें 2 लीटर पानी डाल दो। ठीक है। और जो टोटल वाटर है उसको अर्थ का सरफेस मान लो। ठीक है। अब उस में उसी वाटर में आप क्या डालो? 12 स्पून ऑफ वाटर फ्रॉम दिस वेसल इनटू अनदर बाउल। एक दूसरी कटोरी लो और जो पहले में लिया था उसमें से 12 स्पून दूसरे में डाल दो। जो बचा हुआ पानी होगा वो सॉल्टी वाटर होगा और जो आपने निकाला था वो कौन सा होगा? फ्रेश वाला। ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों पानी की कमी होती है। ओके। फॉर सर्वाइवल वाटर इज एसेंशियल। अब जिंदा रहने के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। व्हेन वी आर थर्स्टी ओनली वाटर कैन सेटिस्फाई आवर थर्स्ट। जब हम प्यासे होते हैं तो सिर्फ पानी ही हमारी प्यास बुझा सकता है। हम चाहे और कुछ भी ले लें पी लें लेकिन हमारी प्यास नहीं बुझती है। सो डोंट यू थिंक वी आर वेस्टिंग अ प्रीशियस रिसोर्स व्हेन वी यूज़ वाटर केयरलेसली? तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब हम लापरवाही से पानी का यूज़ करते हैं तो हम ऐसे कीमती रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं, है ना? तो हमें क्या करना चाहिए? पानी की वाटर की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। उसको हमको अपने घरों में, स्कूल्स में जैसे हो सके वैसे कंजर्व करके रखना चाहिए। अब आता है ओशियन सर्कुलेशन। कैसे होता है देखो। वॉकिंग बेयर फीट ऑन द सी शोर इज अमेजिंग। अब बीच पर नंगे पाँव चलना बहुत ही अच्छा लगता है। द वेट सैंड ऑन द बीच, द कूल ब्रीज, द सी बर्ड्स, द स्मेल ऑफ द सॉल्ट इन द एयर एंड म्यूजिक ऑफ द वेव्स, एवरीथिंग इज सो फैसिनेटिंग। कि जब हम चलते हैं तो बीच पर जो गीली गीली जो रेत होती है, ठंडी ठंडी हवाएं होती है, सी बर्ड्स की आवाज़ें होती है और एयर में जो सॉल्ट की स्मेल आती है, वेव्स की जो तरंगों का जो संगीत होता है, वो सब कितना अच्छा लगता है। एंड लाइक द काम वेटर्स ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स की, जैसे कि उसी जो शांत पानी होता है झीलों का, तालाबों का, ओशियन वाटर्स का, कीप ऑन मूविंग। तो ये क्या होता है? मूव करता रहता है। इट इज नेवर स्टिल, ये कभी रुकता नहीं है। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशियन कैन बी क्लासिफाइड एज वेव्स, करंट एंड टाइड्स। अब ओशियंस में यानी कि समुद्रों में जो मूवमेंट होता है उनको वेव्स, करंट और टाइड्स के रूप में बताया जाता है कि इस रूप में उनका मूवमेंट होता है। अच्छा, मार्च 22 को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि वाटर को कंजर्व करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। तो अलग अलग तरीकों से इसीलिए 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। अब आप देखो वेव्स क्या होती है। वॉट हैपन्स व्हेन यू आर प्लेइंग थ्रो बॉल ऑन द बीच एंड द बॉल फॉल्स इनटू द वाटर। अच्छा, आपको पता है जब आप बीच पे बॉल से खेल रहे हो और वो बॉल जो है वो पानी में गिर जाती है, द बॉल गेट्स बैक टू द शोर बाय द वेव्स। तो जो बॉल जो है वो वेव्स के थ्रू फिर से किनारे पर आ जाती है। शोर का मतलब है किनारा। When the water rises and falls on the surface of the ocean alternately,
देन सच मूवमेंट ऑफ वाटर इज नोन एज वेव। कि जब वाटर जो है राइजेस होता है, ऊपर उठता है और फिर वो सरफेस पर गिरता है, ओशियन के सरफेस पर, और उस ये जो मूवमेंट होता है जब पानी ऊपर उठ के वापस नीचे गिरता है, ऐसे ऊपर उठता है नीचे गिरता है, तो ये जो मूवमेंट होता है उसको हम वेव्स कहते हैं। द winds blowing very high speed from huge waves during a storm। जब स्टॉर्म यानी कि तूफान होता है, स्टॉर्म मीन्स तूफान, कि जब तूफान होता है तो हवाएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से चलती है, बहुत बड़ी बड़ी लहरों के साथ में। ट्रेमेंडियस डिस्ट्रक्शंस माइट बी कॉज्ड बाय दिस, और इनकी वजह से बहुत सारा नुकसान भी होता है। An earthquake, a volcanic eruption, or underwater landslides can shift large amount of ocean water, resulting in a huge tidal waves known as tsunami। कि जब ओशियन वाटर जो होता है उसके नीचे की तरफ अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, तो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स होता है, तो उससे क्या होता है कि जो पानी ओशियन का जो वाटर है वो उसका बहुत बड़ा जो अमाउंट है वो शिफ्ट हो जाता है, और उसके रिजल्ट में ये होता है कि ह्यूज टाइडल वेव जो है आती है, जो कि सुनामी के नाम से जानी जाती है। दीज में बी एज हाई एज 15 मीटर। ये जो लहरें होती है वो 15 मीटर से भी ऊंची होती है। द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वॉज 150 मीटर हाइट। जो सबसे लंबा, सबसे बड़ा जो सुनामी अभी तक मेजर किया गया है वो लगभग 150 मीटर ऊंचा था। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर। और ये जो वेव्स होती हैं सुनामी की वेव्स, ये 700 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन द कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। और 2004 में इंडिया में जो सुनामी आया था उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। After the tsunami, the Indira Point in the Andaman and Nicobar Island got submerged। और सुनामी के बाद में जो अंडमान निकोबार आइलैंड में जो इंदिरा पॉइंट था वो डूब गया। सुनामी द अर्थ पेंडेमोनियम। सुनामी जो है वो अर्थ का पेंडेमोनियम है एक तरीके से। आप देखो, ऑन 26 दिसंबर 2004 सुनामी और द हार्बर वेव स्ट्रक हेवॉक इन द इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन में सुनामी ने स्ट्रक किया था। द वेव वॉज द रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक। ये जो लहरें थी वो अर्थक्वेक का रिजल्ट था। दैट हैड इट्स एपिसेंटर क्लोज टू वेस्टर्न बाउंड्री ऑफ सुमात्रा। जो कि सुमात्रा की जो पश्चिमी सीमा थी वहाँ पर, और इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर था, इसकी दूरी थी। द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वॉज 9.0 ऑन द रिक्टर स्केल। और इसकी जो मैग्नीट्यूड मापा गया था, इसकी जो तीव्रता मापी गई थी वो रिक्टर स्केल पर 9.0 थी, जो कि बहुत ही डिस्ट्रक्शन वाली होती है। एज द इंडियन प्लेट्स वेंट अंडर द बर्मा प्लेट, कि जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के नीचे चली गई थी, देयर वॉज अ सडन मूवमेंट ऑफ द सी फ्लोर। तो समुद्र के फ्लोर पर एक अचानक से मूवमेंट हुआ था, कॉजिंग द अर्थक्वेक, जिसकी वजह से अर्थक्वेक आया था। द ओशियन फ्लोर वॉज डिस्प्लेस्ड बाय अबाउट 10 to 20 मीटर। और ओशियन फ्लोर जो था वो 10 से 20 मीटर खिसक गया था। एंड टिल्टेड इन अ डाउनवर्डली डायरेक्शन, और वो नीचे की तरफ थोड़ा झुक गया था। द ओशियन वाटर फ्लोड इन टू फिल इन द गैप दैट वॉज बीइंग क्रिएटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट। और फिर जब इतना वो नीचे हो गया था तो ओशियन का पानी बह के, समुद्र का पानी उस गैप को फिल करने के लिए गया था, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। दिस मार्क द विड्रॉल ऑफ द, आप ये मानिए कि ये देखिए यहाँ पे ये इंडियन प्लेट है, ठीक है, और ये बर्मा प्लेट है, ठीक है। अब ये दोनों टकराई तो एक थोड़ी सी नीचे हो गई, ठीक है, नीचे हो गई तो क्या हुआ, एक तो पूरा एक ही लेवल था, एक यहाँ पे थोड़ा सा गैप हो गया, तो इस गैप को करने के लिए क्या हुआ, ओशियन का पानी डिस्प्लेस हुआ और उसकी वजह से अर्थक्वेक आया, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसकी वजह से सुनामी आया। अब यहाँ एकदम यहाँ से यहाँ आएगा फिर यहाँ होगा तो वो ऊपर की तरफ जाएगा ना, तो सुनामी तो आएगी आएगी, ऑब्वियस बात है। दिस मार्क्ड द विड्रॉल ऑफ द वाटर फ्रॉम द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड इन द साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। उसकी वजह से पानी का जो विड्रॉल था, जो बाउंड्री की तरफ से था साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से, वो हुआ आफ्टर थ्रशिंग ऑफ द इंडियन प्लेट बिलो द बर्मा प्लेट। जब इंडियन प्लेट बर्मा प्लेट के बीच में थ्रश हुई थी दोनों, द वाटर मास रश्ड बैक टूवर्ड द कोस्ट लाइन। तो पानी जो था वो कोस्ट लाइन, समुद्र के किनारों की तरफ गया। सुनामी ट्रेवल्ड एट अ स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर। और ये जो लहरें गई थी वो 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई थी, विच इज़ इक्वल टू स्पीड ऑफ कमर्शियल एयरक्राफ्ट एंड फ्यू ऑफ द आइलैंड इन द इंडियन ओशियन वर कम्प्लीटली सबमर्ज। जो कि
जो एयरक्राफ्ट होता है उसकी स्पीड से गई थी, और इसी वजह से जो इंडियन ओशन के कुछ जो पार्ट था, कुछ आइलैंड थे, वो पूरी तरीके से इसमें डूब गए। The Indira Point in the Andaman Nicobar Island that marked the southernmost point of India got completed submerged। और इंडिया का जो दक्षिणी किनारा जो कहलाता है इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार में, वो पूरी तरीके से डूब गया था। द वेव लेंथ डिक्रीज्ड with decreasing depth of water as the wave moved from earthquake epicenter from Sumatra towards the Andaman Island and Sri Lanka। वेव लेंथ जो थी वो जब जैसे जैसे गहराई कम होती गई तो ये वेव भी कम होती गई, और फिर ये वेव जो है वो अर्थक्वेक के एपिसेंटर से सुमात्रा के से अंडमान और श्रीलंका की तरफ जाने लगी। द ट्रेवल स्पीड ऑल्सो डिक्रीज, जो ट्रेवलिंग की जो स्पीड थी वो भी कम हो गई थी, 700 to 900 के बीच में हो गई थी पर आवर, टू लेस देन 70 किलोमीटर पर आवर। 700-900 किलोमीटर पर आवर चल रही थी वो धीरे धीरे कम होती 70 किलोमीटर पर आवर पर पहुंच गई थी। सुनामी वेव्स ट्रेवल्ड अप टू अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट, किलिंग मोर देन 10,000 पीपल एंड अफेक्टेड मोर देन लैक ऑफ हाउसेज। सुनामी की जो लहरें थी वो 3 किलोमीटर गहराई तक गई थी, तो उसकी वजह से लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और कई लाखों घर जो है वो उससे प्रभावित हुए थे। द कोस्टल एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वर द मोस्ट अफेक्टेड इन इंडिया। जो समुद्री किनारा था आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का कोस्टल एरिया, केरला, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, वह सबसे बुरी तरीके से ये अफेक्ट हुए थे। Unlikely as earthquake, it is possible to give a 3-hour notice of a potential tsunami and can be practiced in advance। कि जैसे अर्थक्वेक नहीं होता है वैसे ही ये भी पॉसिबल है कि 3 घंटे का नोटिस जो है सुनामी से पहले दिया जाए और एडवांस में ही कुछ कर लिया जाए। सच अर्ली वार्निंग सिस्टम आर इन प्लेस अक्रॉस द पैसिफिक ओशियन। ऐसे कुछ अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो पैसिफिक ओशियन के आसपास है, बट नॉट इन द इंडियन ओशन, लेकिन इंडियन ओशन में वो नहीं है। सुनामीज आर रेयर इन द इंडियन ओशन। सुनामी जो है वो इंडियन ओशन में बहुत ही कम आती है। एज द सिस्मिक एक्टिविटी इज लेस एज कम्पेयर टू द पैसिफिक ओशन, क्योंकि यहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी जो है वो पैसिफिक ओशन से कम होती है, इसलिए यहाँ पर कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं है, जबकि ऐसे पैसिफिक ओशन में ज़रूर है। In December 2004, the tsunami that hit the South and Southeast Asian coast is the most devastating tsunami in the last several hundred years। पिछले 100 सालों में ये जो 2004 वाला जो अर्थक्वेक था वो बहुत ही डिवास्टिंग था, यानी बहुत ही भयानक था। The lack of monitoring the early warning system and knowledge among the coast dwellers of Indian Ocean resulted in the severe damage to life and property। क्योंकि उसको अर्ली वार्निंग सिस्टम को मॉनिटर करने की कमी के कारण और उसके बारे में जो ज्ञान नहीं था सुनामीज के बारे में, उसकी वजह से जो इंडियन ओशियन में जो सुनामी आया था उसका रिजल्ट क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। The rapid withdrawal of water from the coastal region followed by destructive wave is the first indication of coming tsunami। कि लहरें जो होती है कोस्टल रीजन की तरफ से जो तेजी से जो पानी आता है फॉलोड, जिसके पीछे डिस्ट्रक्टिव वेव होती है, वो सुनामी के आने का पहला इंडिकेशन होता है। व्हेन दिस हैपन ऑन द कोस्ट, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू राइट हाई ग्राउंड, दे असेंबल एट द कोस्ट टू व्यू द मिरेकल। लेकिन जैसा जब ऐसा होता है तो किनारे पर जो लोग जो होते हैं वो ऊंची जगहों पर जाने की बजाय क्या करते हैं, वो वहाँ पर जादू होता देखने के लिए वहीं असेंबल होते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस उसका नतीजा ये होता है, देयर वॉज ए लार्ज कैजुअलिटी ऑफ एनेक्शियस व्यूअर्स। तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे लहरें देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो इसे जिज्ञासु प्रवृत्ति होने के कारण बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और फिर क्या होता है, जो जिजेंटिक वेव है वो हिट करती है। जब सुनामी आती है लोग देखते क्या हो रहा है, ऐसे देखकर सारे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में